Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. India has completely overhauled its criminal justice system with 3 new criminal laws coming into effect from 1st of July. The Bharatiya Nyaya Sanhita replaced the Indian Penal Code, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita replaced the Code of Criminal Procedure, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam replaced the Indian Evidence Act. The 3 laws were passed by Parliament in December 2023. These laws focus on justice rather than punishment and are aimed at providing speedy justice. And for deeper insights, I'm joined by a very special guest in our Parliament studio. Joining us, Law Minister of the country, Mr. Arjun Ram Meghwal. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. Thank you, Kriti Mishra ji. सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपकी दूसरे कार्यकाल के लिए एज लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड ऑफ कोर्स MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स एज वेल. बट सर, टुडे आई विल लिमिट माय कॉन्वर्सेशन टू द न्यू क्रिमिनल लॉज. सर, जो IPC CRPC थी वो ब्रिटिश क्राउन के लिए थी, उनकी हेजेमनी बनी रहे, उनकी अथॉरिटी बनी रहे देश के ऊपर, उसके लिए थी. लगातार ये एक ज़रूरत महसूस की गई कि इसके कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की ज़रूरत है. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सरकार का उद्देश्य क्या रहा, यात्रा क्या रही इस कंप्लीट ओवरहॉलिंग की. देखिए, आपने ठीक एक विषय रखा ही है. हमारे तीनों जो नए लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज, ये 1 जुलाई से लागू हो गए. अगर इसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो 1857 में इस देश में हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला एक आंदोलन हुआ, जिसको अंग्रेज़ों ने गदर कहा या म्यूटिनी कहा. हमने उसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा. इसकी चर्चा बहुत हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ये क्या हुआ, इतना विद्रोह, इतना आंदोलन जैसा आंदोलन. तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन गया और सीधा क्राउन का शासन आया. और 1857 में ये बार 1858 में भी एक नया कानून आया जिसके क्राउन का शासन हमारे ऊपर आ गया. क्राउन का आते ही फिर लॉर्ड मैकाले और ऐसे लोग वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोलने लगे कि भाई इंडिया को लंबे समय तक हमें हमारी कॉलोनी रखना है, इसके लिए क्या करें. तो उन्होंने कहा कोडिफिकेशन करो. तो ठीक उस समय का ये कोडिफिकेशन है. और जब ये लॉ इंट्रोडक्शन के लिए जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लेकर के लोकसभा में आए तो हमारे उस समय के भी सीनियर सांसद थे, बीजू जनता दल में थे उस समय, अब वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे भर्तृहरि मेहता. उन्होंने ये आपकी जो फ्लोर पे बोला है कि इंडियन पीनल कोड कुछ नहीं था, आयरिश पीनल कोड था. और उनको जल्दी थी अंग्रेज़ों को कि ये नागरिक कैसे एक हो जाते हैं, कैसे ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनको दंड देने का कोई प्रावधान रखो. तो जो आयरिश पीनल कोड था, आयरिश शब्द हटा करके इंडियन पीनल कोड कर दिया. कोई भारत में कैसी प्रथाएं हैं, भारत में कैसा कन्विक्शन है, भारत में कैसे कानून होते हैं, गांव में लोग रहते कैसे हैं, शहरों में कैसे रहते हैं, कोई स्टेक होल्डर से किसी भी तरह की चर्चा नहीं. जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे भी कोई चर्चा नहीं, सीधा थोप दिया गया. क्योंकि अंग्रेज़ों को तो भारत के नागरिकों को दंड देना था, नरेंद्र मोदी जी को भारत के नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो तो लाए थे भारतीय दंड संहिता और हम लेकर के आए हैं भारतीय न्याय संहिता. ये स्पिरिट आपको समझनी चाहिए. बिल्कुल सर. सर, एज लॉ मिनिस्टर आपके हिसाब से 3 बड़ी हाइलाइट्स इन क्रिमिनल लॉज की क्या है? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि ईज ऑफ लिविंग ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है. नागरिकों को सुविधा बढ़े. अब जैसे कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया कि ये अपराधी इस जेल में है, इसको छोड़ दो, ठीक है. अब उसकी कॉपी लेकर के जाना, सर्टिफाइड कॉपी लेना और जेल में पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाना. तो वो 2 दिन जेल में एक्स्ट्रा क्यों रहा? बिल्कुल, कोर्ट ने तो 2 दिन पहले छोड़ दिया ना. प्रोसीजरल दिक्कत थी हमारी. अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक पोर्टल बना रहे हैं. ई कोर्ट प्लेटफॉर्म अलग होगा, ई प्रिजन प्लेटफॉर्म अलग होगा. ई कोर्ट प्लेटफॉर्म में जैसे ही वो ऑर्डर डालेंगे वो जेल अधिकारियों के पास ई प्रिजन प्लेटफॉर्म से पहुंच जाएगा.
इधर प्रोनाउंसमेंट हुआ, उधर पहुंच गया, तो वो 10-15 मिनट में छूट गया कैदी। तो ये फायदे का काम है या नहीं है, बताओ मेरे को। बिल्कुल। ये ऐसे टेक्नोलॉजिकल जो इसमें इंटरवेंशन किया है वो बहुत शानदार इंटरवेंशन है। अब मैं जैसे एक जिले में कलेक्टर था एमपी बनने से पहले, मेरे पास अभी भी बहुत से ऐसे कोर्ट के ऑर्डर आते हैं कि आप कलेक्टर थे, आपने इस पटवारी को सस्पेंड किया था, ये दस्तखत आपके ही हैं क्या? मुझे कोर्ट में जाना पड़ता है क्योंकि उसमें फिजिकल अटेंडेंस और फिजिकल एविडेंस एक्ट में फिजिकल उपस्थित होना ही पड़ेगा आपको, और वो कोर्ट की मजबूरी भी है। बिल्कुल। और वहां जाकर के मुझे और कुछ नहीं कहना पड़ता, वो कागज दिखाते हैं, मैं कहता हूं मेरी दस्तखत है। तो दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि आपने ये सब होश हवास में ही दस्तखत किए, माइंड अप्लाई करके किए? मुझे वही कहना पड़ता है। सारा कोई भी अफसर जो रहा, वो चीफ सेक्रेटरी रहा, चूंकि डीजीपी रहा, उसको जाना पड़ता है कोर्ट में जी। अब क्या होगा इससे? हम घर बैठे हमारा जो टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है उसमें हम वो कागज देख लेंगे कंप्यूटर पे, और हम उसको लिख देंगे यस ये मेरे साइन है, हाँ हमने माइंड अप्लाई करके दस्तखत किए। तो मैं घर बैठा, मेरे ऑफिस में बैठा, कोर्ट का काम कर लूंगा और कोर्ट का भी काम हो जाएगा। तो ये फायदेमंद है ही नहीं है। बिल्कुल। एक तो बड़ा विषय तो ये है। दूसरा विषय, इसमें टाइमलाइन तय कर दी हमने जी। ये जो कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती है ना, इसके पीछे ये है कि लंबे समय तक सालों साल मुकदमे चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख। अब हमने इसमें तय कर दिया, जैसे आपने पहले अभी इनिशियल रिमार्क में कहा, हमने तफ्तीश में भी टाइम तय कर दिया। हमने धाराओं को ध्यान में रखते हुए कहीं 3 साल कहीं 7 साल टाइम तय कर दिया। यहां तक आपको इस केस को ट्रायल करके इसमें सजा सुनानी है या छोड़ना है, वो आपको इसको डिस्पोजल करना ही पड़ेगा। तो इसमें टाइमलाइन तय कर दी। ये बहुत बड़ा इसमें एक काम हुआ है। जो तीसरा बड़ा जो काम हुआ है, जो मैं आप जो इसको हाईलाइट मान रहे हो कि भारत का भाव इसमें है कानूनों में जी। क्या था? अंग्रेजों के लिए मर्डर प्राथमिकता नहीं थी, महिला जी। पे अपराध हो जाए वो प्राथमिकता नहीं थी। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने क्या किया, नागरिक इकट्ठे नहीं हो, इसलिए धारा 144 उनके लिए महत्वपूर्ण थी, वो पहले लाए। और मर्डर को कहां ले गए? 302 में ले गए। हम मर्डर को पहले लाए। 376 महिला के साथ बलात्कार हुआ, 376 में ले जाओ। उनकी प्राथमिकता ही वो थी, हम पहले लाए कि हमारी महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। ये चेंजेस है, स्पिरिट को समझना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर। सर अब कुछ सवाल मैं आज सिटीजन समझना चाहूंगी, सिटीजन सेंट्रिक कुछ क्वेश्चंस है मेरे। सबसे पहले एक जो बहुत कंफ्यूजन था इन 3 क्रिमिनल लॉ से पहले कि एफआईआर कहां दर्ज करेंगे, क्षेत्र कौन सा है। अब जो एक बहुत बड़ी हाईलाइट है वो 0 एफआईआर की है। देश के कानून मंत्री से समझना चाहूंगी 0 एफआईआर देश के सिटीजन्स के लिए कितनी अहमियत है इसकी? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया, ये हाईलाइट भी है जी। जैसे मैं एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ। वो केस हमारे सामने आया, कुछ लोग कहते हैं ना कंसल्टेशन नहीं किया, हमने बहुत मीटिंगें की है। बिल्कुल। और गृह मंत्री जी ने तो हाउस में बोला है कि 58 मीटिंग्स मैंने की है, 100 से ज़्यादा इनफॉर्मल मीटिंग की है। सारे सांसदों से सुझाव लिए हैं, जिन्होंने दिए हैं उनके आए हैं, क्यों नहीं दिए। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुझाव आए, हाई कोर्ट जजेस से सुझाव आए, कोई स्टेक होल्डर छोड़ा ही नहीं। लेकिन उसी में एक विषय 0 एफआईआर का हमारे पास एक किस्सा आया था कि एक कोई लेडी थी जो ट्रेन में यात्रा कर रही थी और वो फर्स्ट एसी में थी, उसका पर्स चोरी हो गया, उसमें कुछ कीमती सामान था। अब वो जब जागी तो पता चला मेरे पर्स कहाँ है। तो वो उतरी रेलवे स्टेशन पे, और स्टेशन भी अच्छा था। उसने कहा मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। तो स्टेशन मास्टर ने कहा आपको जीआरपी थाना है हमारे स्टेशन परिसर में, वहाँ जाना पड़ेगा। वो जीआरपी थाने गई तो उन्होंने कहा आपकी चोरी कहाँ हुई? तो उसने कहा मुझे तो अब पता चला यहाँ। नहीं, यहाँ तो आप जाग गए तो पता चला, आपकी चोरी कहाँ हुई? तो उन्होंने कहा मैं तो नींद में थी। तो बोले नहीं, आपको पता करना पड़ेगा अंदाज से, जहां आपकी चोरी हुई ना वही थाना आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। तो फिर किसी ने सलाह दी कि आप आरपीएफ में जाओ, शायद वो कर लेंगे। तो फर्स्ट एसी थी तो आरपीएफ भी निगरानी करता था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ ने कहा कि नहीं, ये बताइए कि आपको कैसे अंदाज लगा, कहां बैठे थे वहां? तो
कहाँ हुई होगी ये अंदाज बता दी। उसने कहा मैं कहां से बताऊं, मैं नींद में थी। तो नहीं बताया उसके एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप ये बताइए, अब ऐसी जो महिलाओं के केस हैं वो रेलवे स्टेशन से उतरेगी, घर जाकर के भी एफआईआर दर्ज कराएगी, तो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनरेट हो जाएगी। जिस थाने जानी है उस थाने चली जाएगी अपना आप। ये ईज ऑफ लिविंग है या नहीं है? इस जीरो एफआईआर का बहुत बड़ा महत्व है जी, इसमें कोई संशय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। दूसरी बात ये समझना चाहूंगी सर, उन अपराधों का क्या जो 1 जुलाई से पहले हुए हैं, और उन अपराधों का क्या जो 1 जुलाई से पहले हुए हैं लेकिन उनका एफआईआर जो है वो 1 जुलाई के बाद? देखिए, हमने इसमें साफ साफ कहा है कि जो एफआईआर 1 जुलाई से दर्ज होगी नए कानून के तहत, उन्हीं में नए कानून लागू हैं। जो केस पहले से ही चल रहे हैं उनमें वही धाराएं लागू है जो आईपीसीसीआर, प्रोसीजर भी वही है। ये ट्रांजिशनल फेज रहेगा, समझने के लिए लोगों को दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। लेकिन 1 जुलाई से लागू हो गए हैं कानून। बिल्कुल सर। लेकिन जब वो जो पुराने आईपीसी से जो अपराध दर्ज थे उसमें पुराने, लेकिन एक चीज और आपने मुझे याद आ गई, अच्छी चीज जो आपके इसके माध्यम से जानी चाहिए, वो है कम्युनिटी सर्विस जी। आप देखिए, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी कहा था, कभी रिकमेंडेशन दी थी कि आप चेंज करिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें एक कम्युनिटी सर्विस का हमने इसमें प्रावधान किया है। जैसे छोटा अपराध है जी, अब उसका 500 रुपये, 1000 या 2000 ये जुर्माना है, उसकी जगह हम कह रहे हैं चलो तालाब साफ कर दो तुम्हें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तुम्हारी कम्युनिटी से तालाब भी साफ हो गया और उसको सजा भी मिल गई। ये भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान, भारतीय प्रथाओं के आधार पर जो कम्युनिटी सर्विस का विषय था, सिख धर्म में तो है ही कार सेवा जी, ऐसे और जगह भी है समाजों में, लेकिन इसको लीगल मान्यता नहीं थी। हमने नए क्रिमिनल लॉज में कम्युनिटी सर्विस को लीगल मान्यता दे दी है। बिल्कुल सर। सर, लगातार हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो डिफेक्ट्स हैं उस पर हम चर्चा करते आए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो पेंडेंसी ऑफ केसेस पे। 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट को आरोप तय करना होगा अगर आरोप पत्र दायर हो गया है। सर, पेंडेंसी ऑफ केसेस दैट इज क्रॉसिंग द 5 crore मार्क, इट इज़ अ ह्यूज कंसर्न फॉर द नेशन। इन लॉस के बाद आप इसमें कितना इंप्रूवमेंट देखते हैं? टू रिड्यूस द पेंडेंसी, इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। इसलिए हम लगातार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो हम प्रोजेक्ट लाए हैं, ई कोर्ट फर्स्ट, ई कोर्ट सेकंड, ई कोर्ट थर्ड, इसमें हम तेजी से इसमें काम कर रहे हैं। और ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज है ये भी पेंडेंसी को कम करने का काम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि आप जैसे लिटिगेंट है वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, एडवोकेट है वो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा, जज साहब भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। अब इसमें क्या 2-3 चीजें जो आलोचना में पेपर में देख रहा था वो होती है कि इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो गई क्या जी। मैंने कहा नेशनल जुडिशियल एकेडमी में पूरी ट्रेनिंग हो गई, हर स्टेट में जुडिशियल एकेडमी उसमें ट्रेनिंग होगी। बीपीआरडी इतनी बड़ी संस्था है, इतने पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग करा दी, हर थाने में लोगों को ट्रेनिंग करा दी। तो ट्रेनिंग तो लगातार हम करा रहे हैं, थाने के लोगों को ट्रेनिंग करा दी, लेकिन इसमें एक आलोचना और कर रहे हैं, कंसल्टेशन पूरा नहीं हुआ। अरे भाई, इसको 30-40 साल से इसमें लोग डिमांड कर रहे थे, इसमें चेंज आना चाहिए। लॉ कमीशन इंडिया की रिपोर्ट, हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी है होम अफेयर्स की, उसकी 4-5 रिपोर्ट, इसमें चेंज होना चाहिए। और फिर जब सारा कंसल्टेशन करके सबसे सलाह लेकर के जब हम बिल लेकर के आए, गृह मंत्री जी ने बिल रखा, तो अपोजिशन की एक ही डिमांड थी कि इसको आप कमेटी के सामने भेज दीजिए। तो हमने उनकी डिमांड मानी, ज्वाइंट कमेटी बना दी, सारे दलों के लोग थे, उनके सुझाव भी हमने लिए इसमें, और फिर भी कह रहे हैं कंसल्टेशन नहीं हुआ। हम 2019 से काम कर रहे हैं इसमें, कोई स्टेक होल्डर बाकी छोड़ा ही नहीं इसमें जिससे बात नहीं की। लेकिन अननेसेसरी किसी को आलोचना करनी, क्योंकि मोदी जी के अच्छे कामों की उनको लगता है यार इतना बड़ा अच्छा वातावरण बन जाएगा, कम्युनिटी सर्विस अलग से आ जाएगी, ट्रैकिंग सिस्टम अलग हो जाएगा, मुकदमे कम हो जाएंगे, तो मोदी जी के लोग तारीफ करेंगे। तो कई लोगों को तो वो पसंद ही नहीं है ना, मोदी जी की कोई तारीफ करें, कितना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। ये वाकई देश हित में लिया गया निर्णय है।
और इतना नागरिकों को सुविधा मिलेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। सर, संसद टीवी ने लगातार कवरेज की है कंसल्टेशन प्रोसेस की, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे फिर उसके बाहर भी हो एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन सर, ये समझना चाहूँगी कि महिलाओं और बच्चों के लिए क्या खास बात है, और खासकर महिलाएं किस तरह से अवेयर हों अपनी राइट्स के लिए जो इन क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनको दिए गए हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे जिक्र किया कि हम अवेयरनेस कैंप भी कर रहे हैं। जैसे मैंने 4-5 कॉन्फ्रेंस की है। हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की जिसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ही थे जी। फिर उसके बाद एक कोलकाता की, एक गुवाहाटी की, एक चेन्नई की, हमने मुंबई की। वहाँ भी ये विषय आते हैं। तो एक तो हमारा अलग एक स्पेशल एक्ट है पॉक्सो जी। लेकिन महिलाएं पे जो अपराध होते हैं उनकी सुनवाई जल्दी हो, फैसला जल्दी हो और उनको लीगल एड भी मिले, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें तेजी से की गई। वैसे लीगल एड की व्यवस्था पहले से भी है, प्रो बोनो सिस्टम भी है, लेकिन हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट दे देंगे कि अच्छा, आप बताना नहीं चाहते हैं किसी को कि आपका कोई हस्बैंड आपके साथ मार पिटाई कर रहा है या किसी को कहना नहीं चाहते हो, तो हम एक लिस्ट दे देंगे। उसमें वो टेलीफोन करेंगे तो पूरी लीगल जानकारी वो देंगे, और वो कभी कभी तो उनके घर पे आकर के भी समझा देंगे या कोई एक पब्लिक प्लेस बता देंगे कि वहां हम आपको लीगल एड दे देंगे। अगर वकील भी करना पड़ा तो वो वकील भी हम फ्री में कराएंगे। तो ऐसी कई सुविधाएं दी हमने। बिल्कुल सर, और इन क्रिमिनल लॉज के बावजूद उसके अलावा हम आपसे बात करेंगे आपकी प्रायोरिटीज़ के लिए, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी एज इंडियाज लॉ मिनिस्टर, व्हाट इज़ योर मैसेज टू कंट्रीमेन, टू आवर पीपल ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज आइकॉनिक लॉज? देखिए, पहले मेरा तो एक सुझाव है कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है जी। इसका अवेयरनेस कैंप भी चल रहे हैं, जागरूकता कैंप भी चल रहे हैं हमारे मंत्रालय से भी, गृह मंत्रालय से भी। तो इसके धाराओं का जो चेंजेज हुई है ना, उनका एक बहुत कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने डाल दिया है, तो उसका अध्ययन कर लें। दूसरा, कहीं आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप सुझाव दीजिए, ये सरकार संवेदनशील है, वो सुनेगी। जैसे एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया कि महिलाओं के दहेज के मामलों में जो 498 के जो मामले होते थे उसको आपने एज इट इज ले लिया। ये एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आया, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बोला आपने तो एज इट इज रख दिया। भाई, इसमें जो महिला संगठनों की तरफ से ये सुझाव आए थे तभी तो एक्ट बना। यूज मिसयूज किसी भी एक्ट का हो सकता है, तो कोई प्रॉपर सुझाव आता है तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, चर्चा करते हैं, और उसमें अगर सुधार करना रूल्स में तो वो भी करते हैं। इसलिए सरकार संवेदनशील है, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। हम कहते हैं भ्रम में, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उनको भ्रम में आप मत आना, बहकाव में मत आना। कोई आपको जानकारी लेनी है तो होम डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। हम 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी तरफ से। और चलते चलते सर, आपकी दूसरे कार्यकाल में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं एज लॉ मिनिस्टर? देखिए, जब मैंने ये ज्वाइन किया दूसरा कार्यकाल का विषय जैसे आपने जिक्र किया, तो एक डॉक्यूमेंट मैंने साइन किया था। वो डॉक्यूमेंट है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी का जी। इस देश में हर सेक्टर में पॉलिसी है, चाहे पावर सेक्टर की पॉलिसी कह दीजिए, एजुकेशन की कह दीजिए, पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कह दीजिए, लेकिन लिटिगेशन की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं थी। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम एक देश को नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी दें। दूसरा, एक बड़ी पॉलिसी है, बड़ा एक प्रायोरिटी का सेक्टर है, वो है मीडिएशन काउंसिल बनाने का। वर्तमान सरकार ने एक मीडिएशन एक्ट पास किया है जी। कि दो भाई भाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाते हैं, समय लगता है, कॉमर्शियल कोर्ट में भी टाइम लग जाता है। तो हमने कहा भाई आप लड़ो मत, आप दोनों को जो पसंद आता है ना, ये मीडिएटर की लिस्ट है, इनमें से जो पसंद आता है वो ले लो, सेलेक्ट कर लो, और जो मीडिएटर तय करेगा उसको लीगल फोर्स रहेगा, वो आपको मानना पड़ेगा, कोर्ट भी उसको मानेगा। तो ये जो मुकदमे कम होंगे, जो आपस में परिवार के लोग लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं,
पिता और पुत्र भी लड़ रहे हैं जी। कई मामलों में। ये सारे मामले इसमें समाधान होंगे मीडिएशन के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन है। सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी आपकी रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया। In fact, sir, thank you so much for sharing your perspective with us, and thank you so much for joining us. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you. Thank you. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।